नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान। बुलेटिन में आज सबसे पहले बात करेंगे महापरीक्षा रीट के प्रथम चरण के पूरे होने की। उसके बाद बात होगी संत विजयदास के पंच तत्व में विलीन होने की और इसके बाद चर्चा करेंगे रीट परीक्षार्थियों को परीक्षा भवनों में एंट्री नहीं मिलने से नाराज प्रताप सिंह खाचरियावास की। और आखिर के में हम आपको बताएंगे कि प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हुई है, उसके बाद किस तरीके के हालात हैं। अलग अलग जगहों की आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें अलग अलग खबरों को लेकर के जिन पर हम नजर बनाए हुए हैं। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दो पारियों में पहले दिन की रीट परीक्षा आज खत्म हुई। पहले दिन स्टूडेंट्स पर कई तरह की सख्ती भी देखने को मिली है। खासतौर पर महिलाओं और युवतियों के दुपट्टे उतरवाए गए, कई लोगों के घाव पर लगी पट्टी तक खुलवा दी गई। देरी से पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को सेंटर पर एंट्री नहीं मिली। कुछ सेंटर्स पर प्रशासन ने नरमी दिखाई, एंट्री दी। कल भी दो पारियों में रीट की परीक्षा होनी है। पहली पारी की परीक्षा सुबह 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक होनी है। तो देरी से जो अभ्यर्थी पहुंचे उनको परीक्षा केंद्रों पर एंट्री नहीं दी गई और पहले दिन स्टूडेंट्स पर कई तरह की सख्ती देखने को मिली। साथ ही खासतौर पर महिलाओं और युवतियों के दुपट्टे उतरवाने को लेकर के नाराजगी देखी गई। और हम आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि कल भी दो पारियों में रीट की परीक्षा होनी है और पहली पारी की परीक्षा सुबह 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक होगी। तो दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर को 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक आयोजित होगी। सभी सेंटर्स पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। अभय कमांड सेंटर से निगरानी की जा रही है। चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सेंटर्स के बाहर और अंदर देखने को मिली। तो कड़े सुरक्षा इंतजाम आज देखे गए। हालांकि कई जगह अभ्यर्थियों की नाराजगी जरूर सामने आई क्योंकि उन्हें प्रवेश नहीं मिला चंद मिनटों की देरी से और इसकी वजह से कई जगह पर अभ्यर्थी नाराज दिखाई दिए। हालांकि सुरक्षा के इंतजाम कड़े थे। कल फिर एग्जाम होगा और इसको लेकर के तमाम तैयारियां पूरी हैं। पहली पारी की परीक्षा सुबह 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक। तो कड़े सुरक्षा इंतजामों के महापरीक्षा में सख्ती पड़ी भारी। अभी एग्जाम देने नहीं दे रहे हैं, जाने ही नहीं दे रहे हैं और अधिकारी भी बाहर नहीं आ रहे हैं, पुलिस वाले भी नहीं जाने दे रहे हैं हमारे को। लाखों की उम्मीदों पर बारिश का अटैक। मैं सर अभी 9:05 पे आप यहाँ आ गया था सर, बारिश की वजह से हुआ था लेट। बारिश की वजह से हम लोग लेट हो गए। मैंने रैपिडो को बुक किया, उसने 4-5 बार कैंसिल कर दिया। ट्रैफिक इतना था, आपको पता ही है, नॉर्मल हल्की फुल्की बारिश हो जाती है तो इतना ट्रैफिक हो जाता है। हमारे सर पुटिकोड़ा के वहाँ 7:45 बजे हमारा एक्सीडेंट हुआ था। 7:45 बजे उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुलता है। हम लोग वहाँ रुके 15 मिनट, उस वजह से हम 15 मिनट लेट हो गए। हमारी गाड़ी स्लिप हुई थी सर। 9:05 पे हम यहाँ थे, एंट्री नहीं दी जाती। नियम से बंधे सेंटर पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों ने तो परीक्षार्थियों से उनकी बात भी नहीं सुनी। लेकिन मंत्री खाचरियावास ने परीक्षार्थियों के साथ हमदर्दी दिखाई। एग्जाम का टाइम 10 बजे था, जो आपको उठाना चाहिए। आपको समझा रहा हूँ, आज जो पाप हुआ है बड़ा वो ये हुआ है कि पुलिस को कोई हक नहीं था। इतनी बरसात के बीच में बच्चियां रो रही थी, बच्चे रो रहे थे और आप उनको 9:20 पे रोक दिया। क्या नकल रोक रहे हो? 2 मिनट लगती है चेक करके। मैंने एग्जाम नहीं दिए क्या? आपको क्या राइट है? ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग मैं करूंगा मुख्यमंत्री से। आपको दिखा रहे हैं पूरे प्रदेश की महापरीक्षा की वो तस्वीर जो परीक्षार्थियों के साथ ही प्रशासन की अग्नि परीक्षा की तरह रही। जयपुर से लेकर जैसलमेर तक शहर शहर यूं ही लगा परीक्षार्थियों का मेला। मौसम की बेरुखी से बेजार हुए परीक्षार्थी। अगर समय पर परीक्षा केंद्र पहुंच पाए तो उनके चेहरे पर खुशी देखी जा सकती है, तो तेज बारिश की मार के कारण वक्त पर नहीं पहुंच पाए तो आरजू मिन्नत करते हुए दिखाई दिए। जी सर, 5 मिनट में जैसे टोल पे लग जाते हैं, 15-20 मिनट तो। मैम उसका नहीं है, उसको पहले ही डिस्क्वालीफाइड कर दिए थे वैसे। पूरी कोशिश की गई थी हमारी साइड से, लेकिन आप नॉर्मल समझ सकते हैं कि नॉर्मल 5 और 10 मिनट्स वी आर हैविंग डिले। लेकिन प्रशासन की सख्ती के दो रंग भी दिखे। जैसलमेर में सेंटर पर लेट आने वाले अभ्यर्थियों के बीच भेदभाव की भी खबरें आई।
एक और जहां कुम्हारपाड़ा सेंटर पर भर्तियों को लेकर 5 मिनट लेट आने पर रोक दिया गया, वहीं एसपी के कॉलेज सेंटर पर 9:28 पर भी अभ्यर्थियों को एंट्री दी गई। कोई बात करने को तैयारी नहीं कि इस रूप से मना है, अंदर नहीं आने दिया जाएगा। बाकी 12 महीने की तैयारी है, 2-4 महीने की, उसका सब पानी फिरता है सर, रखी तो क्या जी दुख तो बहुत हो रहा है। 9:05 पर यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने देना एंट्री देना बंद किया। दूसरे वाले कॉलेज वगैरह सब में देखे हैं 9:30 तक एंट्री दे रहे हैं, यहाँ पे 9:05 पर आए, उन्होंने एंट्री देने से मना कर रिक्वेस्ट की, पर फिर भी नहीं मान। हर परीक्षा केंद्र पर कम से कम 2 पुरुष पुलिसकर्मी, 2 महिला पुलिसकर्मी और 2 होमगार्ड के जवान तैनात किए गए। परीक्षा केंद्र पर पेपर आने से लेकर फिर से पेपर जाने तक के हर पल की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। परीक्षा केंद्र में मोबाइल, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, घड़ी जैसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की एंट्री बैन रही। अभ्यर्थियों को शर्ट, टी-शर्ट, कुर्ता और कुर्ती पहनने की इजाजत रही। महिला अभ्यर्थियों के लिए दुपट्टा पहनना पूरी तरह से बैन रहा। वहीं पतले सोल के जूते, चप्पल और सैंडल पहनने की ही अभ्यर्थियों को इजाजत मिली। रीट परीक्षा में नकल के खिलाफ बने कानून को लागू किया गया है, जिसके तहत दोषी पाए जाने पर 10 से 12 साल की सजा और आरोपी की संपत्ति सीज करने का भी प्रावधान है। परीक्षा शुरू होने के साथ ही प्रशासन ने सख्ती भी दिखानी शुरू की। बीकानेर में 2 लोगों को पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और स्पाई कैमरे के साथ पकड़ा है, तो करौली में भी 2 संदिग्धों को पुलिस हिरासत में लिया गया। राजकीय महाविद्यालय परिसर से परीक्षा शुरू होने से पहले 2 संदिग्धों को परीक्षा सेंटर के आसपास घूमते हुए पकड़ा। देखिए, वो थोड़े सस्पिशियस पाए गए थे, अभ्यर्थी नहीं है वो, वहाँ पे कॉलेज के आसपास के एरिया में घूम रहे थे, उनको अभी पकड़ा है। प्रदेश के लाखों युवाओं की उम्मीद से जुड़ी रीट की इस परीक्षा को लेकर के प्रशासन में साफ तौर पर खौफ देखने को मिला। प्रशासन ने पेपर लीक ना हो या इस तरह की कोई और घटना ना हो, इसके लिए इस परीक्षा के अंदर यह इंतजाम किया। चुनाव की भांति केवल सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। पूर्व में ऐसा होता था, एनजीओ या अन्य लोगों की ड्यूटियां लगती रहती थी और पिछली बार की गड़बड़ी में ऐसे ही लोगों का हाथ भी सामने आया था। इसलिए शासन प्रशासन की इस वक्त चल रही अग्नि परीक्षा और रीट के परीक्षार्थी अपनी परीक्षा को लेकर के लगातार पूरे जोश के साथ अपने अपने सेंटर्स पर पहुंचते जा रहे हैं। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली बधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो वहीं श्रीगंगानगर समेत प्रदेश भर में रीट की दूसरी पारी की परीक्षा संपन्न हो गई। श्रीगंगानगर में दूसरी पारी के परीक्षार्थियों ने प्रश्न पत्र के स्तर को लेकर के मिली जुली प्रतिक्रियाएं दी हैं। तो दूसरी पारी की परीक्षा देकर बाहर लौटते हुए परीक्षार्थियों से बातचीत की है हमारे श्रीगंगानगर से संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। अब भी देखिए परीक्षार्थियों ने क्या कुछ कहा। नगर सहित प्रदेश भर में परीक्षा भी जस्ट अभी समाप्त हुई है। परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र से बाहर आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हम कुछ परीक्षार्थियों से बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि आज जो परीक्षा का जो प्रश्न पत्र का स्तर रहा वो किस तरह का रहा। हम परीक्षार्थियों से भी बात करते हैं। आप बताएं कि किस तरह का प्रश्न पत्र रहा, उसका स्तर क्या था? सर इजी था, कुछ क्वेश्चन थे थोड़े टफ लेकिन इजी था। अच्छा, हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो कौन से सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस हार्ड थे, कौन से इजी थे? सर मेरे पास सोशल स्टडीज़ है तो उसके लमसम अच्छे थे क्वेश्चन, अच्छे थे, मतलब अच्छे थे। साइको ज़्यादा टफ थी और लैंग्वेज थी ना वो ठीक थी। अच्छा, तो कितनी उम्मीद है आपको अपने सिलेक्शन को लेकर? सर वैसे तो पास तो हो ही जाएंगे, बाकी वो नहीं, अच्छा था, बढ़िया था। बढ़िया था, मतलब किस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हार्ड थे? जीके के थोड़े हार्ड। तो चलिए इसी बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें। जोधपुर में रीट से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले जोधपुर पुलिस ने 3 डमी कैंडिडेट को दबोचा है। बाड़मेर निवासी सरकारी टीचर झुंझाराम को गिरफ्तार किया गया है, तो सेडवा निवासी प्रेम प्रकाश से 3 लाख में रुपए लेकर के ये डमी कैंडिडेट बना था। उम्मेद कन्या स्कूल में महेश कुमार परीक्षा देते हुए दबोचा गया और साथ ही साथ विद्या पब्लिक स्कूल में दिनेश भी परीक्षा देते दबोचा गया है। और ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। और जोधपुर में 3 मुन्ना भाइयों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें बाड़मेर निवासी एक सरकारी टीचर झुंझाराम जिसे गिरफ्तार किया गया है। झुंझाराम ने 3 लाख रुपए में
डमी कैंडिडेट बनने की जानकारी सामने आई है। उम्मेद कन्या स्कूल में महेश कुमार को परीक्षा देते गिरफ्तार किया किसी और की जगह पर, और साथ ही साथ विद्या पब्लिक स्कूल में दिनेश भी गिरफ्तार हुआ है। जोधपुर से इस तरह से 3 मुन्ना भाइयों की गिरफ्तारी हुई है। लगातार पुलिस प्रशासन की सतर्कता, सरकार की ओर से किए गए दावे, और इसी बीच 3 गिरफ्तारी हुई है। पहले दिन रीट परीक्षा को लेकर के शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न हुई, वहीं 3 मुन्ना भाइयों की गिरफ्तारी हुई है। जोधपुर में आपको बता दें ये बड़ी जानकारी, जिसमें बाड़मेर निवासी सरकारी टीचर झुंझाराम को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 2 अन्य की अगर हम बात करें, झुंझाराम से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक 3 लाख रुपए में इसने डमी कैंडिडेट बनना स्वीकार किया था। उम्मेद कन्या स्कूल में महेश कुमार की गिरफ्तारी हुई है, तो विद्या पब्लिक स्कूल में दिनेश को गिरफ्तार किया गया है। और इसी बीच बड़ी खबर राजधानी जयपुर से रीट भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा सामने आया, जहां पर वैशाली नगर थाना पुलिस ने 2 युवकों को पकड़ा है। असली अभ्यर्थी की जगह पर ये फर्जी अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे थे और इसी दौरान इनकी गिरफ्तारी हुई है। पश्चिमी राजस्थान के दोनों पकड़े गए युवक बताए जा रहे हैं। दोनों के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। दोनों आरोपियों से गहनता से पूछताछ जारी है। ये बड़ी जानकारी। राजधानी जयपुर में भी 2 डमी कैंडिडेट गिरफ्तार किए गए हैं। फर्जीवाड़े की बड़ी खबर है। रीट में वैशाली नगर पुलिस ने दोनों युवकों की गिरफ्तारी की है। दोनों दूसरे की जगह पर परीक्षा दे रहे थे फर्जी अभ्यर्थी के तौर पर, और आखिरकार पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। वैशाली नगर पुलिस ने कार्रवाई की है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजधानी जयपुर से विष्णु शर्मा फोन लाइन पर है। विष्णु, क्या जानकारी? रीट में जयपुर से 2 डमी कैंडिडेट जो है उनकी गिरफ्तारी हुई है परीक्षा के दौरान। जी देखिए, बिल्कुल जयपुर से बड़ी खबर है कि जयपुर में 2 फर्जी अभ्यर्थियों को जो है जयपुर पुलिस ने पकड़ा है, और बताया जा रहा है कि वैशाली नगर इलाके में श्री राजेंद्र नगर में एक निजी स्कूल में एक परीक्षा केंद्र था, जहां पर एक युवक, असली युवक जो है फर्जी अभ्यर्थी की असली अभ्यर्थी की जगह फर्जी अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए आया था। इनमें एक युवक जोधपुर और दूसरा युवक जालोर का बताया जा रहा है। जिसके बाद जब वहां पर फ्लाइंग स्क्वाड जो दस्ता जो है उन्होंने जब इनके डॉक्यूमेंट चेक किए, तो वहां पर मालूम चला कि दोनों जो है इनमें फोटो में मिलान नहीं हो पाया, उनके सिग्नेचर में भी अंतर था। ऐसे में शक होने पर पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद दोनों युवकों को वैशाली नगर थाना पुलिस ने पकड़ा, और उनसे पूछताछ में आया कि दोनों युवक, एक जोधपुर का रहने वाला है, दूसरा जालोर का रहने वाला है, असली अभ्यर्थी की जगह फर्जी अभ्यर्थी एग्जाम देने के लिए आया था, और उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। और वहीं अब दोनों युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी भी पुलिस ने कर ली है। तो फिलहाल अभी तक की बड़ी खबर ये है कि जयपुर में 2 फर्जी अभ्यर्थियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जी बिल्कुल विष्णु, इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद और गहनता से जांच के बाद भी ये फर्जी जो अभ्यर्थी है वो परीक्षा सेंटर तक पहुंच गए, ये भी अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। बिल्कुल, देखिए चूंकि निश्चित तौर के ऊपर जो अपराधी जो होते हैं, जो आपराधिक मानसिकता के होते हैं, उन्हें कानून का किसी भी तरह का डर नहीं होता। भले ही सरकार ने सख्त कानून जो है लागू कर दिए हैं, सख्त सजाएं उसमें हैं, लेकिन जो अभ्यर्थियों को लगता है कि शायद वे किसी भी तरीके से परीक्षा देने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन इस बार ये पुलिस ने परीक्षा केंद्र पर जो अभी अधिक। बिल्कुल विष्णु, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी है। कोविड स्वास्थ्य सहायकों के आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां पर स्वास्थ्य सहायकों की मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है। सीएमआर में सीएम अशोक गहलोत के साथ सीएचओ की मुलाकात, और सीएम ने सीएचओ के लिए अच्छा करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव वित्त से मुलाकात करने के लिए कहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। सौरभ गृहस्थी हमारे साथ फोन लाइन पर है। सौरभ, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, काफी दिनों से मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय जो है वो कोविड स्वास्थ्य सहायक मांग रहे, अगर जो है वो कोविड स्वास्थ्य सहायकों की मुलाकात मुख्यमंत्री से संभव हो पाई है। कुछ देर पहले ही कोविड स्वास्थ्य सहायकों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मुलाकात करके बाहर जो है वो निकला है, और जिस प्रकार से कोविड स्वास्थ्य सहायकों का कहना है कि मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है, और उन्होंने ये कहा है कि कुछ अच्छा जो है वो आप लोगों के लिए किया जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने प्रमुख सचिव वित्त अखिल अरोड़ा से मिलने के बाद भी कोविड स्वास्थ्य सहायकों को कहिए कि आप लोग प्रमुख सचिव से मिलिए, और कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जिसके जरिए उनकी समस्याओं का समाधान जो है वो किस प्रकार से किया जाए, उस पर जो है वो सहमति जो है वो बन पाएगी। तो संभवतः सोमवार को जो है वो कोविड स्वास्थ्य सहायक अब प्रमुख सचिव वित्त से मिलेंगे, और उसके बाद जो है वो इनकी मांगों पर, क्योंकि इनकी मांग संविदा कैडर में शामिल किए जाने की है, और पूर्व में राज्य सरकार ये कह चुकी है कि वॉलंटियर फोर्स के रूप में जो है वो
इनको शामिल किया जा सकता है। बिल्कुल सौरभ, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। आखिरकार सीएमआर में ये मुलाकात हुई है। सीएचए लंबे समय से लगातार आंदोलन की राह पर और सीएम से मिलना चाह रहे थे। अब आखिरकार इनकी मुलाकात आज मुख्यमंत्री से हुई है। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। भरतपुर के डी कामा क्षेत्र में अवैध खनन खत्म कराने में एक आंदोलनकारी संत की जान चली गई। आत्मदाह के बाद पशुपतिनाथ मंदिर के महंत को दिल्ली शिफ्ट किया गया था, मगर उनकी जान बचाई नहीं जा सकी। ये खास रिपोर्ट देखिए। भरतपुर के पसोपा इलाके में अवैध खनन के खिलाफ करीब 1.5 साल से यूपी के बरसाना में सैकड़ों साधु संतों की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। पहले उनका अंतिम संस्कार भरतपुर के पसोपा में किया जाना था, मगर साधु संतों और गांव वालों से बरसाना में अंतिम संस्कार कराने पर सहमति बनी। संत के आत्मदाह के पीछे की वजह भी बताएंगे और संत पर शुरू हुई सियासत भी दिखाएंगे, मगर पहले ये जान लेते हैं कि कौन है विजय दास। हरियाणा के रहने वाले थे बाबा विजय दास। बेटे और बहू की मौत के बाद बरसाना में रहने लगे। 2017 में भरतपुर के अवैध खनन आंदोलन से जुड़े। अवैध खनन के खिलाफ करीब 1.5 साल से धरने पर थे। 20 जुलाई को आंदोलन के दौरान खुद को आग लगा ली। आत्मदाह में उनका शरीर 85% तक जल गया था। भरतपुर से जयपुर के एसएमएस अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। 21 जुलाई को हालत बिगड़ने पर दिल्ली शिफ्ट किया गया। सफदरजंग अस्पताल में 23 जुलाई की सुबह उनका निधन हो गया। दरअसल भरतपुर में धार्मिक आस्था वाली आदि बद्री और कनकांचल पहाड़ी में खनन को रोकने के लिए 550 दिन से ज्यादा वक्त से संत समाज आंदोलन कर रहा था, लेकिन इस पर सुनवाई ना होता देख संतों का आक्रोश फूटा और संतों ने अपने अपने तरीके से इस पर विरोध जताया। एक संत विरोध जताने के लिए टॉवर पर चढ़ गए तो दूसरे संत ने विरोध स्वरूप खुद को आग के हवाले कर लिया। ये जो कांग्रेस सरकार है उसने आस्था से जुड़े हुए जो ये ब्रज क्षेत्र के अंदर जो अवैध खनन हो रहा है उसको फिर से चालू करवा दिया। और जिस राज्य के अंदर संत समाज को आंदोलन करना पड़ रहा है, लोकहित की मांगों को मनवाने के लिए अपनी एक किस्म से बलि देनी पड़ रही है, तो मैं मानती हूँ कि उस राज्य में इससे बड़ी अराजकता कोई और हो ही नहीं सकती। देखिए, निश्चित रूप से ये असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है कि एक साधु जिसे अपनी बात मनवाने के लिए और केवल अपनी व्यक्तिगत नहीं इस पूरे क्षेत्र की भावनाओं को सरकार तक पहुंच जाने के बाद में भी कान में उंगली डाल करके बैठी सरकार को सुनाने के लिए आत्मदाह करना पड़े। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि ये सरकार बाबा विजय दास की हत्या की पापी है। उसको हत्या के लिए उकसाने का पाप यदि किसी ने किया है तो अशोक गहलोत सरकार ने किया है। ब्रज 84 आस्था का स्थान है। जिस तरीके से वहाँ पर्यावरण को और आस्था को एक संकट और चुनौती थी, 551 दिन से आंदोलन चल रहा था, संत समाज का सरकार के संज्ञान में था, लेकिन सरकार ने उसको नजरअंदाज किया। केवल इतना नहीं, खनन माफियाओं को संरक्षण ये सरकार की फितरत बन चुकी है। राजस्थान में जितने माफिया हैं उसमें खान माफिया ने राजस्थान की सरकार को जिस तरीके से गिरफ्त में लिया है और आज जो परिणति एक साधु की बलिदान से हुई है, वो अगर राइट टाइम पर ही उसके बारे में बैठ करके कोई बातचीत करके भविष्य में अवैध खनन को रोकने का जो भी आपके दिमाग में प्लान थी उसको अगर कर लेते तो इस प्रकार से एक साधु को इस आत्महत्या करने के लिए प्रेरित नहीं होना पड़ा और उसके कारण से सारा राजस्थान शर्मिंदा है। और वास्तव में ये जो अवैध खनन करने वाले जो माफिया हैं, इनको एक तरह से
जो लगाम कसनी चाहिए वो नहीं हो पाई। इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए संत आत्महत्या प्रकरण के लिए जांच कमेटी बनाई है। कमेटी घटना स्थल पर जाकर तथ्य जुटाएगी और पार्टी अध्यक्ष को सौंपेगी। बीजेपी की इस कमेटी में अरुण सिंह राष्ट्रीय महासचिव बीजेपी, सुमेधानंद सरस्वती बीजेपी सांसद, सत्यपाल सिंह बीजेपी सांसद, ब्रिजलाल बीजेपी सांसद। बीजेपी के हमलों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कैबिनेट मंत्री ने मामले को जिला प्रशासन का फेलियर माना और आत्मदाह प्रकरण की जांच कराने की बात कही है। इसमें कोई दोहराई नहीं कि खनन बंद होने में ना बीजेपी की सरकार खनन बंद कर पाई, इसमें वो तब भी आंदोलन चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो खनन बंद ही नहीं कर पाए। अवैध खनन बंद करना हर सरकार की जिम्मेदारी है। इस सारे मामले में मुख्यमंत्री निश्चित रूप से आगे बढ़कर पहल करेंगे। पसोपा में जिस प्रकार से बाबा विजयदास जी ने आत्महत्या का प्रयास किया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी थी और कई बार वार्ता भी हुई, उसके बावजूद उनका आत्महत्या का प्रयास प्रशासन की नज़रों के सामने या तो निश्चित तौर पे ये प्रशासन की चूक है। उनसे वार्ता होनी चाहिए थी या उन्हें कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। और ये प्रयास उनका जो हुआ, ये निश्चित तौर पे मैं भी मानता हूँ कि प्रशासन की कहीं चूक रही है। सरकार भले ही इस मामले को जल्द निपटाने की तैयारी दिखा रही है, लेकिन बीजेपी इस मामले को यूं ही हाथ से जाने नहीं देना चाहती। लेकिन एक सवाल तो बिल्कुल जायज है कि जब संत समाज और इलाके के लोग पिछले 550 दिन से ज्यादा वक्त से ये आंदोलन कर रहे थे, तो प्रशासन ने इस पर सुनवाई क्यों नहीं की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे